Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा चैप्टर 4 चल रहा है कोरिलेशन का इन माय बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सीरीज। आज इसमें ये लेक्चर नंबर 5 है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको सिखा चुकी हूँ। आज रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आज के टॉपिक का नाम है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। पहले तो ये पता होना चाहिए कि कार्ल पियर्सन में और रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो बेटा जब हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल रहे थे तो हम उसे स्मॉल आर से डिनोट कर रहे थे और उसका आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में आता था। तो और हम बोलते थे कि नेगेटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, हाई डिग्री है या लो डिग्री है। जब ये सारा काम कर रहे थे ना तो हम क्वांटिटेटिव डेटा पे काम कर रहे थे। ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी प्रॉपरली गिवन थी, एक्स और वाई की क्या वैल्यूज हैं वो गिवन होती थी। जब रैंक की बात आती है ना, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला जाता है क्वालिटेटिव डेटा के लिए। क्वालिटेटिव डेटा होता है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है, आपका डांस कॉम्पिटिशन चल रहा है। ठीक है, उसमें 10 कंटेस्टेंट्स हैं और 2-3 जजेस बिठा दिए हमने। तो अब किसी जज को किसी का डांस अच्छा लगेगा, किसी को किसी और का ज़्यादा अच्छा लग सकता है, तो वो उसको अपने अकॉर्डिंगली रैंक देते हैं कि इसका अच्छा, फिर इसका अच्छा, फिर इसका अच्छा। ठीक है, अब रैंक जो होती है, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो या डांस कंपटीशन में जो डांस चल रहा है ना, वो उसको देखने का नज़रिया जजेस का थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा तो फर्क नहीं होगा पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। किसी को कोई चीज़ अच्छी लग रही है, किसी को कोई चीज़, उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो वहां पे आप जो है क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं ऐसे डेटा को। तो क्वालिटेटिव डेटा के अंदर कितना कोरिलेशन था उसको निकालने के लिए हम निकालते हैं रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो जब भी क्वालिटेटिव डेटा में कोरिलेशन निकालनी हो तो हम निकालेंगे रैंक कोरिलेशन, और क्वांटिटेटिव डेटा में निकालना हो तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। ठीक है, अब हम बात आती है कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते कैसे हैं। तो बेटा वर्ड है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो ये रैंक कोरिलेशन निकालने का तरीका था ये स्पीयरमैन ने दिया था, तो इसका नाम पड़ गया स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसके बेटा 3-4 केसेस होते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो एक तो होता है क्वेश्चन में एक्चुअल रैंक दे दी, मतलब 10 कंटेस्टेंट थे, ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था, 2 जजेस थे, उन दोनों जजेस ने बच्चों को 1 2 3 4 5 करके पोजीशन दे दी कि इतने नंबर पे ये बच्चा है, इतने नंबर पे ये बच्चा है, ऐसे रैंक दे दी। अगर क्वेश्चन में रैंक ही गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 - 6 समेशन d² अपॉन n³ - n। इसमें बेटा देखो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, कार्ल पियर्सन को स्मॉल आर से कर रहे थे, रैंक वाले को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब देखो 1 माइनस, यहाँ पे एक टर्म है 1, ये ध्यान देना बच्चे, n³ - n सारे के नीचे नहीं है, 1 माइनस बाहर है। यहाँ पे वर्ड है 6 समेशन d² अपॉन n³ - n। देखो n क्या है, जितने ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ कंटेस्टेंट जितने भी थे आपके, वो तो n हो गया। और d क्या है, डिफरेंस इन द रैंक। ठीक है, d क्या है, डिफरेंस इन द रैंक। तो जैसे मान लो 2 जजेस हैं, उन्होंने कंटेस्टेंट नंबर 1 को, एक ने तो 4th नंबर पे रख दिया, दूसरे ने 5 नंबर पे रख दिया, तो 5 - 4 हो जाएगा 1, या 4 - 5 कुछ भी बोल दो, 1 हो जाएगा, क्योंकि d² है तो कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस प्लस का। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में ये पावर्स याद करनी है हमें, कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं इनको याद करने का। देखो ये देखो, इधर एक तरीके से n की पावर 1 है, फिर इधर पावर आ गई 2 और n की पावर आ गई 3। ऐसे याद रखना कि फॉर्मूले के अंदर 1 2 3 तीनों पावर्स दिखाई देती है, क्योंकि बच्चे से गलती होती है, n² - n लिख जाते हैं, तो याद रखना है तीनों पावर है 1 2 3। ठीक है, और दूसरा देखो 2 इधर है, d² के ऊपर n³ है, 2 3 जा 6, इसीलिए कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है। ऐसे याद रख लेना, कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ याद रखने का तरीका बताया आपको कि थोड़ा सा हम कोई पहचान बना लेते हैं तो लर्न हो जाती है चीजें। ठीक है, तो याद रखना है फॉर्मूले के अंदर 1 2 3 तीनों पावर आ रही है, नीचे सिर्फ n की टर्म्स है, और 2 3 जा 6 होता है, इसलिए कोफिशिएंट 6 है। ये पावर्स को मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2 3 जा 6 है ना, तो इसलिए कोफिशिएंट इसका यहाँ पे 6 था। ऐसे करके बेटा फॉर्मूले को याद कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले अब एक होता है क्वेश्चन में रैंक गिवन है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया। अगर क्वेश्चन में रैंक गिवन ना हो, केस 2 है, रैंक क्वेश्चन में गिवन ना हो,
अगर रैंक क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो रैंक हमें पहले खुद देनी पड़ती है उसको, पहले हम रैंक निकालेंगे और फिर हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आने तो फिर क्वेश्चन में समझाती हूँ आपको। फिर आ जाता है कि अगर दो बच्चों के इकट्ठे एक जैसे नंबर आ जाए, दोनों की टाई हो जाए, रैंक सेम नंबर पे आ जाए। ठीक है ना, टाई भी तो हो जाते हैं ना कि फर्स्ट सेकंड सेम, एक क्लास में दो बच्चे फर्स्ट आ जाए, ऐसा हो जाता है ना केस। तो इक्वल रैंक्स के केस में फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। तो उसमें एक ये वाली टर्म होती है m³ माइनस m/12, ये कैसे ऐड करते हैं ये मैं सिखाऊंगी। इसका मीनिंग क्या होता है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, वो मैं बता दूंगी आपको। तो क्वेश्चन में दिखाऊंगी आपको इसका क्या मीनिंग है। आओ क्वेश्चंस करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 7 methods of imparting business education were ranked by 2 MA students as follows। ठीक है, देखो जो दो MA के बच्चे थे, 2 MA के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कोई काम किया कि बिजनेस एजुकेशन कैसे इम्पार्ट करनी चाहिए, उसके उन्होंने 7 मेथड्स डिसाइन किए। ठीक है, और उन्होंने उसको रैंक दी कि ये अच्छा मेथड है, ये फिर अच्छा है, फिर ये अच्छा है, फिर ये अच्छा है। तो उन्होंने खुद क्वेश्चन में रैंक दे दी। आपको बस क्वेश्चन में ये देखना है कि रैंक गिवन है या रैंक हमें निकालनी है। तो क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन में रैंक गिवन है, रैंक बाय ए, रैंक बाय बी। क्वेश्चन में रैंक गिवन है तो काम बहुत आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, अब चाहे वो किसी भी चीज की रैंक हो, क्वेश्चन में रैंक दे दी तो हम रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आराम से निकाल लेंगे। देखो मैंने क्या किया, टेबल बनाई, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है बच्चों। मैंने टेबल बनाई और जो क्वेश्चन में रैंक गिवन थी उसको लिख लिया। देखो 2 1 5, ये रैंक बाय ए ये लिखी हुई ना, इसका क्वेश्चन उतार लिया। रैंक बाय बी ये लिखी, इसका भी उतार लिया। एक का नाम R1 रख दिया, एक का नाम R2 रख दिया, जो रैंक क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन तो बन गया मेरा। ठीक है, उतार लिया हमने। अब हमें क्या करना है, डी निकालना है। ठीक है ना, देखो डी कैसे निकलेगा, डिफरेंस इन द रैंक, माइनस कर दो ये रैंक। देखो 2 - 1 1, 1 - 3 -2, 5 - 2 3, 3 - 4, ठीक है, 4 - 7, 7 - 5। ठीक है, रैंक माइनस कर दी, सीधा सीधा डिफरेंस इन रैंक्स इज कॉल्ड डी। ठीक है, फिर मुझे फॉर्मूले में डी स्क्वायर की टर्म थी, तो फॉर्मूले में डी स्क्वायर है तो पहले डी स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा ना। तो डी स्क्वायर का कॉलम बनाओ, डी का स्क्वायर कर दो। देखो 1 2 2 4, 3 3 9, 1 3 3 9, 2 2 4 और 0। ठीक है, इसका टोटल कर लो बच्चों, 14 और 14 28 आ गया ना टोटल इसका, तो 28 इसका टोटल आ गया। अब वैल्यू डालेंगे। देखो फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला क्या है मेरा, स्पेयरमैन्स का यही फॉर्मूला है, R = 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n³ - n। इधर देखो साइड में 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर और नीचे n³ - n। इसमें देखो बेटा वैल्यू कैसे डालनी है। देखो मैंने देखा सिग्मा के साथ डी स्क्वायर लिखा है, जो भी चीज सिग्मा के साथ लिखी होती है स्टैट्स के अंदर उसका कॉलम बनता है, इसलिए डी स्क्वायर का कॉलम बनवाया। कितना टोटल आया डी स्क्वायर के कॉलम का, 28। एन कितना दे रखा है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो कितने कंटेस्टेंट थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एंट्रीज है ना। ठीक है, तो एन की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, तो 7³ - 7। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा, पहले 7 का क्यूब कर लो, फिर उसमें से 7 माइनस कर लो। ठीक है, फिर 28 × 6 करके ऊपर लिख लो। मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन है तो 28 × 6, कैलकुलेटर सब बच्चे हाथ में रखा करो क्लास जब लेते हो, अपॉन 7³ 7 × 7 × 7 हो गया 7³ - 7, ये हो गया 336। अब बेटा एलसीएम कोई बच्चा मत लेना। ठीक है, पहले 168 को डिवाइड कर दीजिए 336 से, ये आ रहा है आपका 168 डिवाइडेड बाय 336, ये आ रहा है 0.5। अब 1 - 0.5 करेंगे तो 0.5। ठीक है, ये आंसर है। अच्छा इसका आंसर भी बेटा, क्योंकि ये कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट जितने भी होते हैं सबका आंसर 1 से छोटा होता है, तो -1 और 1 के बीच में ही आएगा आंसर। ठीक है, अच्छा देखो आंसर पॉजिटिव आ रहा है आपका, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब मान लीजिए 2 जजेस बिठाए जाते हैं, तो दोनों जजेस का टेम्परामेंट सेम है जज करने का, दोनों एक जैसा सही जज करते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मतलब उसको अच्छा लग रहा है कोई कंटेस्टेंट तो दूसरे को भी अच्छा ही लग रहा है, बस ये हो सकता है कि किसी को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा, वो किसी को कम अच्छा लगा, ये मीनिंग होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल माइंड में सेट कर लोगे ना तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक बेटा, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट व्हेन द प्राइसेस ऑफ राइस एंड प्राइस ऑफ व्हीट इज गिवन। ठीक है, अब होता है ना कोई राइस महंगा होता है कोई सस्ता होता है, ऐसे व्हीट के भी डिफरेंट प्राइसेस हैं, तो ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस और व्हीट दे रखा है और उनका प्राइस दे रखा है, और आपसे बोला है कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो इनका। ठीक है बेटा, तो अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन में रैंक गिवन नहीं है। अगर रैंक गिवन होती तो लिखा होता रैंक, और वैसे भी रैंक अगर होती तो 1 2 3 4 5 करके नंबर होते, ऐसे 120 134 ऐसे थोड़ी ना होती बीच बीच में से रैंक। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले रैंक के क्वेश्चन में देखा करो कि रैंक गिवन है कि नहीं है। तो मुझे तो अब की बार रैंक गिवन नहीं है।
ठीक है। रैंक गिवन नहीं है तो रैंक हमें खुद निकालनी पड़ेगी अब, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन को उतार लिया टेबल में, ठीक है। तो प्राइस ऑफ राइस उतार लिया, प्राइस ऑफ व्हीट जैसे दिए हुए वैसे ही उतारने हैं, ठीक है। ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में उतार लो। अब देखो रैंक देंगे, R1 रैंक में दे रही हूँ राइस वाले को रैंक देनी है। अब बेटा रैंक ना आपकी अपनी मर्जी है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में रैंक दे दो या डिसेंडिंग में दे दो, ठीक है। हमारे को जिसमें मन करेगा हम उसमें दे देंगे। हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में कंफर्टेबल होते हैं, तो हम असेंडिंग से स्टार्ट करेंगे। तो क्या करना है बेटा, राइस वाले कॉलम में आ जाओ, सबसे छोटा नंबर ढूंढो कि क्या है आपका। राइस वाले कॉलम में सबसे छोटा नंबर देखो, राइस वाले कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू 100 है, तो मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 वैल्यू दे दी इसको, कि 100 वाले को रैंक 1 दे दी। वैसे जिसका प्राइस ज़्यादा है वही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसको रैंक 1 देना चाहिए, बट क्योंकि हमने असेंडिंग लिया है, अगर आपने इसके लिए असेंडिंग ले लिया तो दूसरे के लिए भी असेंडिंग ले लो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक के लिए असेंडिंग ले लिया दूसरे के लिए डिसेंडिंग तो गलत हो जाएगा। तो इधर यू वर्क इन असेंडिंग ऑर्डर और यू वर्क इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मैंने इसको रैंक का नंबर दे दिया 1, ठीक है। 100 के बाद दूसरा नंबर देखो, तो इससे बड़ा कौन सा है इसमें, 110, तो मैंने इसको नंबर दे दिया 2, ठीक है। अब 100 भी हो गया मेरा, 110 भी हो गया। फिर देखो नेक्स्ट कौन सा आ रहा है इससे बड़ा, 115, तो 115 हो गया 3, राइट। फिर 115 के ऊपर 120 आ रहा है तो 4 आ गया, ठीक है। 120 के बाद देखो 134 आ रहा है, ठीक है, तो इसका हो गया नंबर 5। 134 के बाद 140 है, 5 के बाद आ गया 6, फिर ये 142 है और ये हो गया, ठीक है। तो मेरी ये रैंक्स आ गई निकलकर 4, 5, 8, 3, 2, 6, 7, 1, ठीक है। राइस का काम हो गया। अब बेटा वीट पे आ जाओ। अब वीट की रैंक देंगे, इसका नाम मैंने रख लिया R2। तो अब वीट को रैंक देनी शुरू करो। सबसे छोटा नंबर देखो वीट वाले कॉलम में सबसे छोटा क्या है, तो इसका 50 है तो 1 दे दिया, 50 हो गया। फिर 650 के बाद मुझे 60 दिखाई दे रहा है, तो 60 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 आ गया। फिर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 70 लग रहा है ना। 70 के बाद 75, फिर 80, फिर 81, फिर 88 और फिर 95, ठीक है। इस तरीके से मेरे को रैंक मिल गई बेटा। सबने असेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ नंबर दे दिया उसको, ठीक है। अब भूल जाओ कि ये प्राइस ऑफ राइस और प्राइस ऑफ व्हीट आपको क्वेश्चन में गिवन था। अब याद रखो कि ये रैंक्स मुझे मिल गई हैं। अब आगे का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो रैंक जब आपको मिल जाए तो अब क्या करोगे, डिफरेंस ऑफ रैंक निकालोगे। करो 4 - 4 0, 5 - 7 8 - 8, 3 - 3 2 - 2 6 - 5, ठीक है। अब डी स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे बेटा, तो डी स्क्वायर का कॉलम बना दिया, ठीक है। इसका टोटल निकाल लिया हमने डी स्क्वायर का, तो ये आ गया 6। अब आगे बस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, जैसे सिखाई है। फॉर्मूला लिखा, हमने वैल्यू डाल दी, डी स्क्वायर की जगह पे हमने 6 वैल्यू डाल दी। n 8 क्यों लिया है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 होंगी, पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरी पेंसिल देखा करो बेटा कहाँ जा रही है, ठीक है। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लो। अच्छा, हमेशा दोनों में बराबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, ठीक है, क्योंकि कोई जज बिठाया तो दोनों को रेट करेगा ना। तो 8 क्यूब माइनस 8, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व किया बेटा, पहले 6 6 36 कर लेना इसको, ठीक है। और 8 क्यूब माइनस 8 करना है, तो आप कर लो। 8 क्यूब माइनस 8 किया आपने तो 504 आ गया, ठीक है। अब 36 को 504 से पहले डिवाइड करना है बच्चों, ठीक है। ये आ रहा है 0.7071, 0.071। अब माइनस कर लेना तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा अगर रैंक गिवन ना हो तो रैंक आपको खुद देनी पड़ सकती है, ठीक है। चलो और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स वाज टेकन बाय 7 स्टूडेंट्स। 7 बच्चों ने स्टैट्स का टेस्ट दिया। द टीचर रैंक्ड हिज पीपल अकॉर्डिंग टू देयर एकेडमिक अचीवमेंट। टीचर ने उन सबको अचीवमेंट के ऑर्डर में दे दिया। द ऑर्डर ऑफ अचीवमेंट फ्रॉम हाई टू लो टुगेदर विद द फैमिली इनकम फॉर ईच पीपल इज दिस, ठीक है। मतलब ये हाई टू लो, मतलब राय के सबसे ज्यादा नंबर आए, भटनागर के उससे कम आए, फिर तुली के नंबर आए, फिर देसाई के आए। इस तरीके से उसने टीचर ने इनको रखा हुआ है। तो हमने ऐसे राय भटनागर ये जो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में बच्चों के नाम गिवन है आपने उसी ऑर्डर में दे दिए, ठीक है। अब इनको टीचर ने ऐसे ही रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, यही ग्रेड दिए ना टीचर ने इसको हाई टू लो में, तो टीचर ने ये ग्रेड दे दिए। अब बेटा ये इनकी सैलरी दी हुई है, इनकम ऑफ फॉर ईच पीपल, फैमिली इनकम दे रखी है। तो फैमिली इनकम हमने जिस भी ऑर्डर में क्वेश्चन में गिवन है हमने उसी ऑर्डर में लिख दिया कि राई की 8700 है और इसकी भटनागर की 4200 है। इस तरीके से हमने उसको अरेंज कर लिया। अब राई की बेटा उसने हमारे को जो है वो नहीं दे रखी है, ठीक है। क्या नहीं दी हुई है, रैंक नहीं दी हुई है। तो हमें एक की रैंक दे रखी है और एक की रैंक उसने हमें नहीं दी है, ठीक है। तो हमें इनको रैंक देनी है अब, ठीक है। क्लियर हो जाएगा ये। तो रैंक देखो कैसे देंगे। सबसे पहले इस वाले कॉलम में आ जाओ। R1 तो हमें मिल गया,
ठीक है, R1 तो बेटा यही कॉलम बन जाएगा ना, R1 का ये अचीवमेंट, और इसके बीच में निकालनी है ना, देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड फैमिली इनकम। ठीक है, तो हमने एकेडमिक अचीवमेंट वाली रैंक यही बन गई 1 2, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी अरेंज दी है ये, तो ये तो सेम आ जाएगा। और R2 निकालना है, R2 को आप अरेंज करोगे तो इनमें सबसे पहले सबसे जो होगा बड़ा नंबर जो होगा मेरा, वो मेरा रैंक 1 लेगा। क्यों सबसे बड़ा नंबर रैंक 1 लेगा? क्योंकि इधर देखो टीचर ने क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ अचीवमेंट फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा नंबर राई के आए हैं। अगर सबसे ज्यादा नंबर राई के आए हैं और उसको टीचर ने नंबर 1 दिया है, तो इसका मतलब टीचर ने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अगर टीचर ने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो हम भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर हमारे ऊपर चॉइस थी तो हमने असेंडिंग में कर लिया, बट टीचर ने एक का करके दे दिया और एक का आपको करने के लिए दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो आप ये देखो कि जो आपको करके दे रखा है वो असेंडिंग में दिया है या डिसेंडिंग में दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा हाई टू लो दिया हुआ है। ठीक है ना, जब हाई टू लो दिया हुआ है इसका मतलब जिस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर आए थे या सिर्फ सबसे ज्यादा अच्छी अचीवमेंट्स जिसके पास थी उसको उसने रैंक 1 दिया है, तो हम भी जिसकी इनकम सबसे ज्यादा होगी उसको रैंक 1 देंगे। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 20,000 दिख रहा है, तो 20,000 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास 1 आ जाएगा। फिर 20 के बाद 18 दिख रहा है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ठीक से लिख दो, 20,000 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, फिर 18,000 है, उसके बाद 17 वाली आ रही है फिगर, फिर 87, फिर 82, फिर 57 और फिर ये आएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से वैल्यूज आ गई मेरे पास। R2 की रैंक डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इसकी रैंक डिसेंडिंग ऑर्डर में देनी है। क्लियर? चलिए, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़े वाले को पहला नंबर देना है। अब आगे का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा, देखो माइनस करो R1 माइनस R2 करके और साथ साथ स्क्वायर भी लेते जाओ। बनाना है डी का कॉलम एक और बना लो, ये लो, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 7 माइनस 5, 3 माइनस 6 और 4 माइनस 5, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 3 4, तो 9 25 16 16 16। ठीक है बच्चों, इन सब का टोटल ले लेना, ये टोटल आपका आ रहा है बेटा 92। ठीक है, अब वैल्यू डाल दो क्वेश्चन में बस, वैल्यू और कितने बच्चे हैं वो देख लो, 7 बच्चों का डेटा दे रखा था एंड डी स्क्वायर की वैल्यू 92 आ रही थी, डाल दिया, सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया आपका -0.6429। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी फैमिली इनकम ज्यादा थी उसके उस बच्चे का स्कोर कम आ रहा था। क्लियर? माइनस आ रहा है ना आंसर, तो एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। चलिए अब करते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, दैट इज केस ऑफ इक्वल रैंक्स। इसका क्या मीनिंग है ये देखते हैं आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बच्चे जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को, ये खुद ही क्वेश्चन सेम फिगर के साथ बहुत बारी रिपीट हुआ है। तो देखो, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। क्लास के 10 बच्चे हैं जिन्होंने 2 एग्जाम दिए, एक स्टैट्स का एग्जाम दिया और एक कॉस्टिंग का एग्जाम दिया है। जो स्टूडेंट नंबर 1 है उसके स्टैट्स में 30 नंबर आए, कॉस्टिंग में 29 है। स्टूडेंट नंबर 2 के स्टैट्स में 38 थे, कॉस्टिंग में 27। इस तरीके से बेटा 10 बच्चों का ये डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन। क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ गया? तो हमने क्या किया, पहले तो क्वेश्चंस को उतार ली, एक्स और वाई इनके नाम रख दिए, कुछ और रखना रख सकते हो, ये मार्क्स इन स्टैट्स है, ठीक है, और ये मार्क्स इन कॉस्टिंग। क्लियर? अब इनके बीच में रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। मतलब ये डेटा मुझे क्या बताएगा कि अगर किसी बच्चे के स्टैट्स में अच्छे नंबर आ रहे थे तो क्या उसके कॉस्टिंग में भी अच्छे ही नंबर आ रहे थे, ये मतलब है। ठीक है, अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब जो बच्चा स्टैट्स में अच्छा है वो कॉस्टिंग में भी अच्छा है, और अगर आपका नेगेटिव आंसर आया तो ऑन एन एवरेज जिस बच्चे के स्टैट्स में अच्छा है तो कॉस्टिंग में अच्छा वो नहीं है। तो हमने क्या किया बच्चों, ये वैल्यूज को पहले क्वेश्चन को उतार लिया यहाँ पे। ठीक है, वैल्यूज को उतारने के बाद अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रैंक असाइन करेंगे। तो पहले स्टैट्स के अंदर आ जाओ रैंक देखने के लिए। तो सबसे छोटा नंबर देखो इसमें कौन सा है, उसको रैंक नंबर 1 दे दो। तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है मेरा 23, तो 23 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास आ गया 1, तो 23 मेरा हो गया। ठीक है, अब 23 के बाद देखो नेक्स्ट बड़ा नंबर इससे कौन सा है, 27 दिख रहा है, तो 27 हो गया मेरा 2, 27 को मैंने रैंक दे दी 2। अब नेक्स्ट देखो इसके बड़ा कौन सा है, 28 है। अब देखो 28 बेटा यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। मेरी पेंसिल देखना बच्चों, 28 1 2 और 1 3 बारी रिपीट हो रहा है। तो देखो एक तरीके से क्या होना चाहिए, एक को रैंक 3 मिली, एक को रैंक 4 मिली और एक को रैंक 5 मिली। भाई यही हो गया ना, क्लास में एक अगर ये बच्चे हैं तो 3 4 और 5 यही रैंक पे होंगे ना वो, तो इसका मतलब 3 4 5 है ना, इनका क्या करो अर्थमेटिक मीन ले लो। कैसे लेंगे अर्थमेटिक मीन, 3 + 4 + 5/3 कितना आ गया, 5 और 4 9 10 11 12/3, 12/3 आ गया 4। तो तीनों को 4th नंबर पे रखना है।
ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो पहले वो देखो कितने नंबर पे आ रहे हैं वो। तो जैसे 28 था, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे आ रहे हैं, इनका साइड में अर्थमेटिक मीन निकाल लो, सबको वो वाली रैंक देनी है। तो 28, इसकी भी 4, इसकी भी 4 और इसकी भी 4। ठीक है, आगे बात समझ में। और क्योंकि ये 3 बारी रिपीट हुआ है ना, तो m की वैल्यू एक बारी साइड में लिख लो 3। ठीक है, m को लिख लो साइड में 3। क्लियर। अब ना बेटा ये देखना कि बच्चे कितने कितने बच्चों को रैंक दे चुके हैं हम, 5 बच्चों को दे चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट नंबर होगा उसको 6th रैंक देंगे। ठीक है, तो 28, 28, 28। जैसे आप समझ लीजिए क्लास में अगर 2 बच्चे फर्स्ट आते हैं और फिर एक बच्चा सेकंड आता है, तो एक्चुअल में जो बच्चा सेकंड आ रहा है उससे इंटेलिजेंट 2 बच्चे क्लास में, तो वो क्लास में IQ लेवल पे 3rd नंबर पे है। इस तरीके से हमने नंबर दिए। ठीक है, तो मेरे बेटे कहाँ तक के नंबर चले गए? 5 तक के चले गए। ठीक है, अब 28 के बाद बड़ा नंबर देखो, 28 से बड़ा नंबर कौन सा है इसके अंदर? 30 दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया 6 नंबर पे। अब 30 भी देखो 2 जगह पे है, तो 6 और 7, तो ये बच्चे क्लास में 6ठे और 7वें नंबर पे होंगे IQ लेवल के अंदर। ठीक है, तो 6 + 7, 2 नंबर है ना, दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 हो गई। तो 6 + 7 हो गए 13, 13/2 कितना आ गया? 6.5। तो इसको भी 6.5 दे दो बेटा और इसको भी 6.5 दे दो। ठीक है, तो ये हो गए 6 और 7, और 2 बार वैल्यू रिपीट हुई है तो m की वैल्यू एक और आ गई 2। ठीक है बेटा, इस तरीके से अब कितने बच्चों के नंबर जा चुके हैं? 7 बच्चों को हम असाइन कर चुके हैं रैंक। अब इस 30 के बाद वाला नंबर देखो, 30 के बाद ये 33 है, एक ही बार आ रहा है, तो ये हो गया 8। 38, इसके बाद क्या आएगा? 8 के बाद 35 दिखाई दे रहा है, 9, और ये हो गया 38 वाला 10। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको सारे बच्चों को रैंक देनी है। क्लियर। जो वैल्यू रिपीट हो रही है, तो जितनी बार रिपीट हो रही है उसको m बोलते हैं। तो मैंने m की वैल्यू लिख दी 3 और 2, 2 बारी रिपीटेशन आई थी ना, तो m की वैल्यू आ गई 3 और 2। ठीक है बच्चों, और ये इसकी जरूरत मुझे आगे फॉर्मूले में पड़ेगी, राइट। तो इस तरीके से बेटा R1 को रैंक दे दी। अब R2 की रैंक देखो कैसे देंगे। R2 वाले पे आ जाओ। R2 के अंदर सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है? 18, एक ही बार आ रहा है, तो इसकी रैंक हो गई 1। तो 18 पूरा हो गया। 18 के बाद देखो नेक्स्ट कौन सा दिख रहा है? 20, एक ही बार आ रहा है ना, तो इसको रैंक दे दिया 2। फिर मुझे दिखाई दे रहा है 21, एक ही बार आ रहा है, तो 3 रैंक दे दी। फिर 22 आ रहा है ना, 22 है ना, देखो 22 4, और कहाँ आ रहा है? यहाँ पे 5, 2 बार ही आ रहा है, तो 4 + 5/2, देखो 4 + 5/2 9/2 हो गया, तो 4.5। तो दोनों को 4.5 4.5 नंबर देने हैं 22। ठीक है, और m की वैल्यू 2 बार, एक नंबर 2 बार ही रिपीट हुआ, तो m की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो अब एक तरीके से कितने बच्चों को रैंक दे चुके हैं? 1 2 3 4 5 तक चले गए हमारे नंबर, 5 तक चले गए ना। अब 22 के बाद कहाँ पे रोका? 22 से बड़ा नंबर देखो, 22 से बड़ा नंबर मुझे तो 27 दिखाई दे रहा है। देखो 5 के बाद इसका नंबर हुआ सपोज 6, और इस वाले 27 का हुआ 7। 6 + 7/2। ठीक है, तो ये हो गया 6 + 7/2। ठीक, तो 13/2 6.5। ठीक है, तो मैं 27, इसको भी 6.5 दे दूंगी, इसको भी 6.5 दे दूंगी, और 2 बार रिपीट हुआ है तो एक m और आ गया 2। ठीक है, जितनी बार एडजस्टमेंट करो उतनी बार लिखते जाना। तो बेटा 7 बच्चों को नंबर दे दिया। अब उसके बाद देखो कौन सा नंबर है नेक्स्ट? 29 दिख रहा है, तो 29 29 29, तो एक तरीके से इसको 8 दे दिया, इसको 9 दे दी रैंक, और इसको 10। तो 8 प्लस साइड में निकाल लिया करो, 8 + 9 + 10/3, तो ये कितना हो गया? 17 और 10 27/3, 9 आ गया। तो तीनों को 9 रैंक दे देनी है। ठीक है, इस तरीके से बेटा इक्वल रैंक्स का केस है। अगर बच्चों थोड़ी सी दिक्कत लग रही है आपको, तो वीडियो को पॉज करके दोबारा रिपीट कर लो। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब ये वैल्यू 3 बार रिपीट हुई है, तो m की वैल्यू आ गई 3। क्लियर। 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बेटा आपको क्या करना है? d का कॉलम बनाना है। तो पहले d² का बनाना है, तो डायरेक्ट भी स्क्वायर ले सकते हो, क्योंकि नेगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। 6.5 - 9 कितना आ गया? 6.5 - 9 - 2.5 है, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 6.25। ठीक है, ऐसे ही 10 - 6.5 3.5, 3.5 का स्क्वायर कितना होता है? 12.25। ऐसे 4 - 4.5 0.5, तो ये आ गया 0.25। 2 - 9 7 - 7 49 हो गया, 4 - 2 2 का 4 हो गया, 8 64, ये हो जाएगा आपका 30.25, ये 25। ठीक है, ये माइनस कर लेना बच्चों, सब बच्चे, और स्क्वायर कर लेना। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इस कॉलम का टोटल निकाल लो, ये कॉलम हो जाएगा मेरा d² का कॉलम। तो इसका टोटल निकाला तो बेटा आ रहा है मेरा 217.5। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला मेरा एग्जैक्ट हो जाता है इसके अंदर
स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में। इसको देखो कैसे याद करें पहले तो, ये देखो इधर R इक्वल टू 1 माइनस इतना तो था ही ना 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, जो अभी तक यूज करते आ रहे थे। अगर इक्वल रैंक का केस है ना तो बेटा एक ब्रैकेट यहाँ पे बीच में घुसा लेना इसके 6 और समेशन डी स्क्वायर के, और इसमें एक एडजस्टमेंट फैक्टर डालते हैं। वो एडजस्टमेंट फैक्टर है रिपीटिशन का, कितनी बारी वैल्यूज रिपीट हुई। तो जो ये मैंने m लिखवाया, देखो इस डिनोमिनेटर में n क्यूब माइनस एन है ना, इसको n की जगह m कर लो, क्या बना m क्यूब माइनस एन, ठीक है। और इधर 6 है ना, इसका डबल करना है तो 12। तो आपको याद रहेगा m क्यूब माइनस m बाई 12 एक एडजस्टमेंट फैक्टर है। तो मैं ये m क्यूब माइनस m बाई 12, m क्यूब माइनस m बाई 12 ये ऐड करती जाऊंगी। कितनी बारी ऐड करूंगी, देखो क्वेश्चन में जितनी बारी m आया, मेरा कितनी बार आया, 2 बारी तो पहली वाली सीरीज में आया 3 और 2, और फिर 2, 2 और 3, तो 5 बारी ऐड करना पड़ेगा मुझे फॉर्मूले में। तो ये हर क्वेश्चन में अलग अलग डलेगा m क्यूब माइनस m बाई 12 ही। ये एडजस्टमेंट फैक्टर कितनी बारी डालना है ये डिपेंड करता है m की कितनी वैल्यूज आपके पास आई है, ठीक है। तो देखो मैं वैल्यू डाल के दिखाती हूँ। 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर आया बेटा 217.5 प्लस m की वैल्यू क्या है 3 है, तो मैंने डाला 3 क्यूब माइनस 3 बाई 12। फिर m की वैल्यू क्या आई थी, ये देखो बेटा यहाँ पे देखो, ये जो लिखवाई है आपको, m की वैल्यू 2 आई थी तो 2 क्यूब माइनस 2 बाई 12। फिर m की वैल्यू 2 आई थी ना, तो 2 क्यूब माइनस 2 बाई 12। फिर एक बारी और आया 2 क्यूब माइनस 2 बाई 12। फिर आया 3 क्यूब माइनस 3 बाई 12, ठीक है। जब ये जितने एडजस्टमेंट फैक्टर डालने डाल लिया आपने, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब n कितनी बार रिपीट हो रहा था, क्वेश्चन 10 बच्चों का डेटा गिवन था ना, तो 10 क्यूब माइनस 10। अब देखो बेटा कैलकुलेशन कैसे करना, 1 माइनस 6 217.5, पहले ये 3 क्यूब माइनस 3 बाई 12 को इवेलुएट कर लो साइड में, तो ये हो गया 27 माइनस 3 24, 24 बाई 12 कितना होता है 2, तो ये आ गया 2, ठीक है। ऐसे 2 क्यूब माइनस 2 बाई 12, तो 8 माइनस 2 6 बाई 12, तो 1 बाई 2 0.5 आ गया, तो 0.5, फिर ये भी 0.5, फिर ये भी 0.5, 3 बारी 0.5 आया और ये आ गया 2, ठीक है। ऐसे पहले उसको फैक्टर को अलग से कर लो सॉल्व, राइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अंदर की ब्रैकेट मल्टीप्लाई पहले प्लस कर लो, कर लेते हैं 217.5 प्लस 2 प्लस पॉइंट, ये आ गया प्लस 2.5, ठीक है। इसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 1338। अब ये देखो 10 क्यूब होता है 1000 माइनस 10 990, बस इसको सॉल्व कर लीजिए डिवाइड करके, क्लियर है। पहले डिवाइड कर लेना और फिर माइनस कर देना, ये आंसर आ जाएगा माइनस 0.35, ठीक है। अब नेगेटिव आया ना, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। इसका मतलब जो बच्चा स्टैट्स में अच्छा था वो कॉस्टिंग में उतना अच्छा नहीं था, ये मीनिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप काम करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब बच्चे जरूर करें। इक्वल रैंक्स का ही केस आता है बेटा क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। अब देखो एक और करा दूंगी इक्वल रैंक, इसमें ज्यादा काम है, 3 एग्जामिनर है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो इधर, कंप्यूट द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स अवॉर्डेड बाय द एग्जामिनर्स इन स्टैटिस्टिक्स। ये देखो ये आपको मार्क्स दिए हुए बच्चों के, 3 एग्जामिनर ने दिए। रोल नंबर 1 का फर्स्ट एग्जामिनर ने जब उसका पेपर चेक किया तो उसको 24 नंबर दिए, जब एग्जामिनर बी ने उसका पेपर चेक किया तो उसको 37 नंबर दिए, एग्जामिनर सी ने उसका पेपर चेक किया तो उसके नंबर आए 30, ठीक है। इस तरीके से 11 बच्चों का डेटा आपको गिवन है, ठीक है। मैंने नीचे क्वेश्चन उतार दिया, ठीक है। अब आपको मार्क्स गिवन है, मार्क्स कैन नॉट बी रैंक, यू हैव टू गिव द रैंक फ्रॉम योर साइड, ठीक है। इन क्वेश्चंस में सबसे पहले ये देखा करो क्वेश्चन में रैंक गिवन है कि नहीं, अगर नहीं दी हुई तो रैंक देनी है आपको। तो मैंने पहले मार्क्स अवॉर्डेड बाय एग्जामिनर ए लिख लिए और अब उसको रैंक दे दूंगी, ठीक है। तो रैंक देने का तरीका वही है बेटा, सबसे छोटे नंबर को 1 दे दो। पहले इसमें देखो ये वाली सीरीज जो ए वाली है, इसमें देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा नंबर मुझे तो 11 दिख रहा है, ठीक है। तो 11 वाले को रैंक दे देते हैं 1, जो होता जाए उस पर टिक कर लो ताकि पता चल जाए कि काम हम सही कर रहे हैं, ठीक है। फिर इससे 11 के बाद देखो कौन सा नंबर आ रहा है बेटा, 14 दिखाई दे रहा है, तो 14 को दे देते हैं 2। 14 के बाद कितने नंबर है, 19 दिख रहे हैं, ये देखो ये 19 है, इसको 3 दिए, इसको 4 दे देते हैं, 3 प्लस 4 7, 7 बाई 2 यही होगा ना, 3 प्लस 4 7, 7 बाई 2 कितना हो गया 3.5, तो इसको 3.5, इसको भी 3.5, और m की वैल्यू कितनी आ गई इसके लिए 2 आ गई, क्योंकि 2 बार रिपीटिशन आ गई है। अब 19 और 19 हो चुका, ठीक है। 4 बच्चों को आंसर हम कर चुके हैं। 19 के बाद बड़ा नंबर देखो यही होगा 20, ठीक है, तो इसकी रैंक आ गई 5, ठीक। 20 के बाद बड़ा नंबर देखो, 20 के बाद है 24, 5 के बाद इसको दे दिया 6 नंबर, 24 के बाद दिख रहा है
27 इसकी रैंक आ गई 7, ठीक है। फिर 28 दिख रहा है, इसकी आ गई 8, ठीक है। फिर 29 दिख रहा है, ये आ गया 9। अब देखो ये 30 और 30 दो बार ही आ रहा है ना, तो एक को 10 दिया, एक को 11 हो गया, 10 और 11, तो 10 प्लस 11/2 कितना हो गया 21/2, ठीक है। तो 10.5 10.5, तो दोनों के 10.5 और 10.5, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको इनको रैंक देनी है। क्लियर हो गई सबकी रैंक पूरी। अब ये आपकी दो बार रिपीट हो रही थी, तो एम की वैल्यू आ गई आपके पास 2 निकल कर, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, अब आ जाओ एग्जामिनर बी ने कितने नंबर दिए। ये रही एग्जामिनर बी, अब इसकी रैंक निकालेंगे, ठीक है। मैंने बड़ा क्वेश्चन इसीलिए लिया बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए। एग्जामिनर बी के अंदर देखो सबसे कम नंबर देखो कितने हैं, 11, तो इसका 1 आ गया। 11 के बाद 16 दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला 16 और ये वाला 16, तो एक को 2 दिया, एक को 3 दिया, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या हो गया 3 + 2/2 2.5, 3 हो गए। 20 के बाद क्या आ रहा है 16, 16 के बाद कौन सा नंबर है भाई 19 ही दिख रहा है, 19 है, 1 2 3 हो गया था, 4 आ गया। फिर 20 है तो 5 आ गया, 4 5, 20 के बाद 21 6 आ गया, 26 के बाद 23 दिख रहा है, 6 के बाद 7 7 आ गया, 23 के बाद 23 के बाद 26 दिख रहा है, 7 के बाद 8, और फिर ये हो गया 9, फिर ये 10 और एक ये हो गया 11, ठीक है। चेक कर लो सब बच्चे एक बार ही ठीक निकाला है कि नहीं। 2.5 8 7 9 4 5 2, ठीक है हो गया। इसमें कोई रिपीट, इसमें भी रिपीटिशन थी ना एक की, तो दो बार ही रिपीट हो रहा था, तो इसका एम की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। थर्ड एग्जामिनर पे आ जाओ। देखो एग्जामिनर थर्ड में सबसे छोटा नंबर देखो क्या है आपके पास, सबसे छोटा 1 या 15, फिर 15 के बाद क्या दिख रहा है 20 दिख रहा है ना, तो ये आ गया 20, नहीं 20 दो बार ही आ रहा है भाई, ये देखो इसको 1 नंबर दिया है, 20 और 20 ये आ गया ना, 2 और 3, तो 3 + 2 5/2 2.5 2.5, ठीक है यही आएगा ना। अब हो गए 3 बच्चे हो गए। 20 के बाद बड़ा नंबर देखो 22 दिख रहा है, 3 के बाद 4, 22 के बाद 24 है 5, अब ये देखो 6 और 7, 25 दो बार ही है ना, तो इनके बीच का नंबर 6.5 और 6.5 7 हो गए। अब 25 के बाद देखो ये रहा 7 के बाद 8 28 29 आएगा फिर, और 30 आ जाएगा, और 30 दो बार ही है 30 और 30, तो ये 10 और ये 11 हुआ, तो 10.5, ठीक है बच्चों। तो 10.5 और 10.5 क्लियर। तो इस तरीके से बेटा ये दे दिया। अब ये रफ वर्क जो है हटा दो अपना, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे वैल्यू बेटा देखो एक बार 2 टाइम्स एक रिपीट हुआ, 2 टाइम्स एक रिपीट हुआ, ठीक है। तो हमने लिख लिया। अब बेटा आगे का रैंक मिलने के बाद काम क्या है। अच्छा देखो इसमें 3 एग्जामिनर है ना, तो हम एट अ टाइम 2 का आंसर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार R1 और R2 का निकालेंगे, फिर R2 R3 और फिर R1 R2 का। इस तरीके से बेटा हम इसका डेटा निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, पहले D12 मतलब फर्स्ट और सेकंड का निकाल रहे हैं, R1 और R2 का निकाल रहे हैं। पहले इन दोनों का बेटा डिफरेंस ले लो, 6 - 11 - 5 9 - 10, ये आ जाएगा 3.5 - 2.5 इज 1, ठीक है। मैं ये कॉलम बेटा ये R1 और R2 के कॉलम दोनों माइनस कर रही हूँ, 2 - 8 - 6 और 10.5 - 7 करना है, तो ये आ जाएगा 3.5 3.5 - 9 करना है, तो ये आपका आ जाएगा 5.5 माइनस का आ जाएगा, फिर 7 - 4 3, 10.5 - 5 5.5 आ जाएगा, ठीक है। 2.5 बच्चों रजिस्टर में अपने आप सॉल्व करना है सब बच्चों को, ठीक है। ये आ जाएगा 1 - 6 - 5, बस अब इसका स्क्वायर कर लो, ये आ जाएगा 21 1 1 36, ये आ जाएगा 3 4 12 5 5 जा 25 5 6 जा 30 3 3 जा 9 30.25। बच्चों एक बार कैलकुलेशन सब बच्चे अपने आप करके चेक कर लें और इसका टोटल देख लें D1 स्क्वायर का, ठीक है। मैं भी देख लेती हूँ एक बार दोबारा से, ठीक है।
अब बेटा D23 निकालना है तो 2 R2 माइनस R3, ठीक है, ये दोनों कॉलम, इन दोनों कॉलम का डिफरेंस लेना है। 11 माइनस 10.5, ठीक है, तो ये 0.5, 10 माइनस 8 ये 0, 6.5, 7.5 और 1 8, ठीक है, 0.5, 10.5, ठीक है, 4.5, ठीक, कहाँ गया ये, 4 माइनस 2.5 किया ना, 5 माइनस 5 0, माइनस 1 माइनस 9 आ जाएगा, माइनस 8, 6 माइनस 1 5, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर कर लो बेटा, 2 2 ज़ा 4 0, 2.25, सब बच्चे कर सकते हैं, ठीक है, राइट। जरा चेक कर लेते हैं एक बारी हमारी ठीक आ रही है वैल्यूज की नहीं आ रही है। ठीक आई है बेटा, ठीक है। ऐसे ही बेटा इसका निकाल लो, D13 निकाल लो, ये माइनस करोगे तो माइनस 4.5, D13 कैसे निकलेगा, 1 और 3 का आंसर माइनस करेंगे, ठीक है, 1 1 माइनस 4.5, 4 माइनस 7, 4.5, 5.5, 1 माइनस 1 0। अब इनका स्क्वायर कर लो बेटा, ये आ जाएगा 20.25, 1 1, 20.25, 16, कैलकुलेटर से करें जो चीज़ नहीं आ रही है करनी, ठीक है, तो ये आ जाएगा 30.25, 1 1 0, इसका टोटल करोगे बेटा ये आ जाएगा 160, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अपने आप कैलकुलेशंस करना और चेक करना। अब देखो बेटा, जब स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे ना, तो पहले फर्स्ट और सेकंड जज का निकालेंगे, फिर सेकंड और थर्ड का निकालेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड का निकालेंगे। तो देखो मैं पहले निकाल रही हूँ R12, R12 मतलब एग्जामिनर 1 और एग्जामिनर 2 का निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस 6। अब देखो 1 और 2 का निकाल रहे हैं तो फॉर्मूले में D12, फर्स्ट और सेकंड जज का D12 जो था ना उसका स्क्वायर लेंगे, ये देखो D12 स्क्वायर लेंगे, तो ये कितना है मेरा 225, जहां मेरी पेंसिल है, ठीक है, तो 225। तो अब फर्स्ट और सेकंड का ले रहे हैं ना, तो इनके m लेंगे, फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें देखो 2 2 और 2 तीन बार ही आया ना 2, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2/12 प्लस 2 क्यूब माइनस 2/12 प्लस 2 क्यूब माइनस 2/12। क्यों तीन बार ही लिया बेटा, क्योंकि फर्स्ट सीरीज में 2 बार रिपीट हो रहा है और सेकंड सीरीज में एक m आया 2, तो 3 बार ही आए हैं तो 3 लेंगे। अब थर्ड वाले का नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का आंसर निकाल रहे थे, ठीक है, अपॉन अब n कितना था 11 क्यूब माइनस 11, इसको सॉल्व कर लो बस, ठीक है। 1 माइनस 6 D20, ये होता है 8 माइनस 2 होता है 6 ना, तो ये 0.5 आ गया, 0.5 और 0.5, ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेना। 11 क्यूब माइनस 11, जो भी आंसर आ रहा है इसका आंसर आएगा माइनस 0.029, ठीक है। अब R12 निकल गया ना बेटा, तो R23 निकालेंगे। R23 में अब 2 और 3 वाले का टोटल लेंगे, देखो D23 स्क्वायर लेंगे, इसका टोटल कितना आ रहा है 102.5, ठीक है, तो अब 102.5, और अब सेकंड और थर्ड सीरीज के अंदर जो m आ रहे हैं वो लेंगे। देखो सेकंड सीरीज में m2 आया और थर्ड सीरीज में m2 और 2 दो बार ही आया, तो 3 बार ही आ गया एक तरीके से, ठीक है, तो 2 क्यूब माइनस 2/12, 2 क्यूब माइनस 2/12 और 2 क्यूब माइनस 2/12, 3 बार ही आ गया, ठीक है। 11 क्यूब माइनस 11, बेटा ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.261, ठीक है। और अब निकालेंगे R13 है, तो R13 वाले का टोटल लेंगे D स्क्वायर, तो ये वाला D स्क्वायर, ठीक है, R13 160, और 1 और 3 के अंदर देखो कितने 2 आएंगे, देखो 2 2 तो 1 के पास है और 2 m 3 के पास है, तो 4 बारी 2 आएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 102.5 प्लस 4 टाइम्स आपका 2 क्यूब माइनस 2/12 आ जाएगा, ठीक है, या तो 4 बारी ऐड करके लिखो या 4 टाइम्स कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी 0.5272। अब देखो इसका क्या मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग क्या है, देखो R12 आया माइनस 0.029, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड वाला जो जज था उनको मार्क करते समय वेरिएशन आ रही थी, जिसको A ज़्यादा नंबर दे रहा था उसको B थोड़े कम नंबर दे रहा था, या उल्टा बोल दो, ठीक है। ऐसे ही R23 है, उनका पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब 2 और 3 दोनों सेम तरीके से जज करते हैं ऑलमोस्ट, बट लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, 0.5 से लेस आंसर आया आपका, पर उनकी कोरिलेशन थोड़ी सी कम ही है, चाहे देते दोनों ठीक है नंबर, वो एक को ज़्यादा दे रहा है तो
दूसरा भी उसको ज़्यादा ही दे रहा है पर कम है उनके अंदर वेरिएशन, ठीक है, मतलब कोरिलेशन कम है। इसी तरीके से R13 का आंसर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इक्वल रैंक्स के केस होते हैं, मैंने जान के बड़े क्वेश्चन करा दिए ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो। अब देखो कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन स्टैट्स एंड अकाउंटेंसी वाज फाउंड टू बी 0.2। देखो 10 स्टूडेंट है तो n की वैल्यू हो गई 10। कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन मतलब r दे रखा है 0.2। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट डिफरेंस इन रैंक यानी कि D, कैपिटल D, इन टू सब्जेक्ट ऑब्टेन्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज रॉन्गली टेकन एज 9। D निकालते समय एक वैल्यू गलत ले ली गई, कौन सी, 9 ले ली इंस्टेड ऑफ 7। तो करेक्ट आइटम कौन सी हो गई, 7, और रॉन्ग आइटम बेटा कौन सी हो गई, 9, ठीक है। ये D निकालते समय गलती हुई है। फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन। देखो करेक्टनेस के क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं आपको। पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले में वैल्यू डालो सारी इनकरेक्ट, वहां से कुछ मिलता है उसको करेक्ट कीजिए पहले। तो R की वैल्यू कितने दे रखी है बेटा, R की वैल्यू मुझे दे रखी है, ये नहीं है यहाँ पे, R की वैल्यू दे रखी है 0.2, तो मैंने R लिखा 0.2, ठीक है। 1 माइनस 6 समेशन D स्क्वायर के बाद निकालेंगे अभी। N दे रखा है 10, तो 10 क्यूब माइनस 10। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, 10 क्यूब माइनस 10 आया 990, वो लिख लिया। 6 समेशन D स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, 0.2 इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन D स्क्वायर अपॉन 990 है ना। पहले इस वाली टर्म को उठा के इधर ले जाओ, 6 समेशन D स्क्वायर अपॉन 990, और इसको उठा के इधर ले आओ 1 माइनस 0.2। 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा आपके पास, 0.8 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 माइनस 0.2, ठीक है, 0.8 आ गया। अब ये हो गया 6 समेशन D स्क्वायर 990, राइट। अब समेशन D स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 990 अपॉन 6। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये देखो 132 आ गया आपके पास, ठीक है। मैंने ऐसे ही सिखाया, पहले फॉर्मूला लिखा करो, सारी इनकरेक्ट वैल्यूज डाल दो, फिर वहां से जो आए उसको करेक्ट करो। अब सिग्मा D स्क्वायर आ गया, इसको करेक्ट करने का तरीका, D स्क्वायर कैसे निकलता है, D का स्क्वायर किया होगा। तो अब आप क्या करोगे, जो रॉन्ग आइटम है उसका स्क्वायर माइनस कर दोगे और करेक्ट आइटम का स्क्वायर ऐड कर दोगे। तो रॉन्ग आइटम क्या थी मेरी, ये देखो 9 रॉन्ग आइटम थी और करेक्ट आइटम 7 थी, तो 9 का स्क्वायर माइनस कर दिया, 7 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई 100। अब ये करेक्ट हो गई ना, तो बस अब करेक्ट वैल्यू क्वेश्चन में डाल दो और आंसर निकाल दो। तो R का फॉर्मूला लिखा हमने 1 माइनस 6 समेशन D स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। बेटा n पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन माइनस करी तो एक ऐड कर दी, तो उतनी ऑब्जर्वेशन रहेगी, तो 10 ही रह गया। और करेक्टेड सिग्मा D स्क्वायर क्या है, 100, तो मैंने आपकी बार वैल्यू डाल दी 100। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 990, और फिर 1 में से माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। टेक द स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन भी ले लो, सॉल्यूशन भी ले लो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। इन अ बाइवेरिएट सैंपल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रैंक। मैंने हमेशा बताया जब भी ऐसे स्टेटमेंट वाली चीजें हो ना तो पीछे से रीड किया करो। देखो डिफरेंस बिटवीन द रैंक मतलब R1 माइनस R2, स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करो, ठीक है। सम मतलब सिग्मा, आपको ये दे रखा है। अब R1 माइनस R2 क्या होता है, D, तो हमें D सिग्मा D स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। सिग्मा D स्क्वायर कितना दे रखा है, 231। बेटा ये जितनी भी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले होते हैं ना, इनको हमेशा पीछे से रीड करा करो फॉर्मूले को। जैसे पहले डिफरेंस दे रखा तो पहले डिफरेंस लो, फिर स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लो, लास्ट में सम वर्ड है तो फिर सम लो। तो हमें ये दे रखा है 231, और रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट R दे रखा है माइनस 0.4। आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो n निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो मेरे पास n कैसे निकलेगा बेटा क्वेश्चन के अंदर, ये देखो यहाँ देखो R का फॉर्मूला है 1 माइनस 6 समेशन D स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। R दे रखा है माइनस 0.4, 1 माइनस 6, सिग्मा D स्क्वायर है 231, n मुझे निकालना है, ठीक है। क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले इस 1 को उठा के इधर लिया, माइनस 0.4 माइनस, एलसीएम मत लिया करो, एलसीएम से क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। 18 का 6 2 12 और एक 13, 1386 अपॉन n क्यूब माइनस n आ गया। अब माइनस 0.4 माइनस 1 करोगे तो माइनस 1.4 माइनस 1386 अपॉन n क्यूब माइनस n, माइनस से माइनस कट गया तो n क्यूब माइनस n कितना आ जाएगा, 1386 अपॉन 1.4, ठीक है। डिवाइड करो इसको, कितना आ रहा है, तो 1386 डिवाइडेड बाय 1.4, ये आ गया 990। अब आप खुद देख सकते हो 990 इतनी बार आया कितना होगा। देखो बेटा अब n क्यूब माइनस n आ गया आपके पास 990, ठीक है। अब ना आप सबको पता है कि ये n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इंटीजर फॉर्म होगी,
इंटीजर है ना, तो अपनी मर्जी से एन की कोई वैल्यू डाल लिया करो, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का कोई तरीका तो है नहीं हमारे पास मैथ्स में, ठीक है ना, हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं। तो एन की वैल्यू 4, 5, 6, 7 ऐसे करके निकाल लो, 10, 11 ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होती है, 15 तक आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा आइडिया लग जाता है कि जब एन 10 होता है तो 990 आता है, तो अगर 990 से बड़ा नंबर होगा तो एन की वैल्यू 10 से बड़ी होगी, थोड़ा आइडिया लग जाता है, तो डाल के देख लिया करो। तो हिट एंड ट्रायल आप डालोगे तो आपको एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या मिल गई, 10, ठीक है बच्चों। या फिर आप फैक्टराइज करके थोड़ा बहुत निकाल सकते थे, कोई ना कोई टेक्निक करके, पर अच्छा ये है कि हमें पता था एन 990 तो तकरीबन 1000 माइनस 10 होता है, उससे आइडिया लग गया, ठीक है। तो एन को कुछ भी वैल्यू देके मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके देख लिया करो, पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है बच्चों। इसके साथ बेटा ये कोरिलेशन का, रैंक कोरिलेशन का टॉपिक तो मेरा खत्म हो गया। अब इसमें ना एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है कंकरेंट डेविएशन का और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करके ये चैप्टर फिनिश कर दूंगी आपका, ठीक है। मैंने जितने क्वेश्चन यहाँ से कराए हैं ना बेटा, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कीजिए और अपने हाथ से खुद सॉल्व करके देखिए, एक बार समझ लीजिए पहले, फिर अपने हाथ से सॉल्व करिए, और जो भी कोई बुक आप रेफर करते हैं उसके अंदर से फिर आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी खूब अच्छे से, ठीक है बच्चों। सो आई एम वाइंडिंग अप द लेक्चर हेयर। सो ऑल द बेस्ट क्लास, पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।